हेलो नमस्कार दोस्तों एवं बच्चों, मैं हूं आपके सामने सीपी शर्मा। आपके सामने उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है विद्युत आवेश। क्लास 10th में चैप्टर है विद्युतिकी, उसमें भी स्टार्टअप यहीं से होता है कि आवेश क्या है, यानी विद्युत बिना आवेश के पॉसिबल नहीं है, बिना चार्ज के विद्युत पॉसिबल नहीं है। जब भी विद्युत की बात आती है तो हम एक ही बात करते हैं कि कहीं भी किसी तार में, किसी सर्किट में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, उसी के बारे में आज आपको डिस्कस करना है कि आवेश है क्या। ऐसी क्लास 12th है हमारा, कल क्लास 12th की पहली यूनिट है, पहली इकाई है। उस पहली इकाई का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, रुका हुआ का मतलब स्थिर अवस्था में अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज की बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया रुका हुआ, उस रुके हुए एक छोटे से कण की बात करते हैं जिसका नाम है आवेश। आवेश के बारे में है क्या ये आवेश? जब हम किसी भी वस्तु को एक वस्तु के बराबर या उसके पास ले जाते हैं या उसके संपर्क में लेके आते हैं तो क्या आपको लगता है कि कुछ चेंज देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है चेंज देखने को। लेकिन जब हम किसी वस्तु को एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ दें, रफ कर दें, तब हमें कुछ चेंज देखने को मिलता है? यह भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन है क्या फिर ये आवेश? हाँ बिल्कुल, जब हम हमने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी चीजें देखी, हमको पता लगा कि जब हमने अपने हाथ में एक पेन था, हमने सडनली एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने ये पेन लेके अपने बालों से रब किया, सूखे बालों से रब किया, तो उसमें एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी आ गई, चार्ज को खींचने की प्रॉपर्टी आ गई। मतलब जो पेपर के पीसेस थे, छोटे छोटे टुकड़े को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या था? ये था कि जब हम किसी भी वस्तु को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से हमने रगड़ा तो इस पर से कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरित हुआ, या इस वस्तु से इस वस्तु पर कुछ ना कुछ स्थानांतरित हुआ। इसने जो कुछ दिया, जब इसने इसको कुछ दिया तो इस पर धनावेश रहा, और जब इसने इसको लिया तो इस पर ऋणावेश रहा। उसका जस्ट अपोजिट, जब इसने इसको दिया तो इस पर धनावेश रहा, और इसने इससे लिया तो इस पर ऋणावेश रहा। इसका मतलब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे कुछ ना कुछ तो स्थानांतरित हुआ। जो स्थानांतरित हुआ हम उसी के बारे में बात करें, आवेश। वास्तव में आवेश है क्या? आवेश किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है अथवा प्रतिकर्षित कर देता है, कहलाता है विद्युत आवेश। इसका मतलब ये किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है, या वस्तु या पदार्थ की क्या है? प्रॉपर्टी है, गुण है। इसको हम ऐसे समझा सकते हैं क्या? जब हमने एक कांच की रॉड ली, हमने एक रॉड ली कांच की, ये कांच की रॉड है, हमने इसको एक रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के टुकड़े से इसको रब किया, और रब करने पर, रगड़ने के बाद इनको अलग अलग, इसको यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया। फिर हमने एक दूसरा कांच का टुकड़ा लिया, ये ले लिया मैंने, ये कांच का टुकड़ा, और दूसरा एक रेशम का टुकड़ा मैंने यहां, कपड़ा यहां ले लिया, ये रेशम मैंने यहां ले लिया। जब इसको रगड़ा और रगड़ने के बाद इसको अलग प्लेस कर दिया, इसको अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया। फिर मैंने क्या किया? उसके बाद हम देखते हैं क्या किया कि मैंने इस कांच की रॉड को, इस कांच की छड़ को मैंने यहां इस तरह से लटका दिया, और एक दूसरी कांच की छड़ को ऐसे लटका दिया। ये कोई चेंज देखने को मिला? नहीं मिला। जैसे ही मैं इसके पास लेके जाता हूं, इन दोनों रॉडों को एक दूसरे के पास लेके आता हूं, तो मुझे कुछ चेंज देखने को मिलता है, कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, और पास लेके आता हूं, इसको यहां लेके देखने को आता हूं, तब ये रॉड इसको धक्का लगाने लगेगी, ये रॉड इसको धक्का लगाने लगेगी, अर्थात ये वाली रॉड यहां आ जाएगी, यहां आ गई, अर्थात ये वाली रॉड यहां आ गई। इसका मतलब यहां से ये रॉड विस्थापित होके कहां चली गई? यहां चली गई। इसने अपना स्थान बदल दिया, परिवर्तित कर लिया। तो हमें तो कुछ देखने को मिला। क्या देखने को मिला? इस कांच की रॉड ने, इस कांच की छड़ ने इस कांच की छड़ को धक्का दिया, पुश किया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक बल लगा, जिस बल का नाम है प्रतिकर्षण बल। इसके जस्ट अपोजिट हमने दूसरा एक सिस्टम लिया, क्या कि हमने एक और टुकड़ा लिया, ये लिया हमने, एक और रॉड ले ली,
और इस अब हम क्या करते हैं, अब आगे हम क्या करते हैं, इसके हमने कांच की रॉड के साथ साथ हमने दूसरी रॉड ले ली, अब एबोनाइट की रॉड। हमने एक एबोनाइट की रॉड ली, ये एबोनाइट की रॉड ले ली, एबोनाइट की रॉड ले ली, एबोनाइट, 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 एबोनाइट एक तरह का पदार्थ है जिसको हम रबर भी कह सकते हैं, रबर मान लिया हमने। देख दूसरी एबोनाइट की रॉड ली, ये भी एबोनाइट की रॉड मैंने ले ली, ये दो एबोनाइट की रॉड मैंने ले ली, ये भी एबोनाइट की रॉड है। जब इस एबोनाइट की रॉड को हमने कैट फर, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, और इस वाली एबोनाइट की रॉड को भी बिल्ली की खाल से हमने रब किया और रगड़ दिया। रगड़ने के बाद में हमने ये देखा कि इसको बिल्ली की खाल से रब किया, इस वाली रॉड को भी बिल्ली की खाल से रब किया, हमने रगड़ दिया। रगड़ने के बाद हमने फिर से क्या किया कि इस एबोनाइट की रॉड को एक दूसरे के पास ले आए, एक दूसरे के पास ले आए और ये और पास लेके आते हैं। देखिए ये पास लेके आए एबोनाइट की रॉड को, ये रॉड भी, ये एबोनाइट की रॉड, ये एबोनाइट और ये भी एबोनाइट, इस एबोनाइट की रॉड, ये एबोनाइट की रॉड फिर एक दूसरे को धक्का लगाने लगी, पुश करने लगी, यानी प्रतिकर्षित करने लगी। ये रॉड यहां से हटके यहां आ गई और ये रॉड भी यहां से हटके यहां आ गई, अर्थात ये रॉड भी आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी, ऐसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया, एक रॉड ले ली मैंने से ये, इनमें से एक रॉड ले ली मैंने एबोनाइट की, साफ करता हूं इसको, एक रॉड ले ली मैंने एबोनाइट की, एबोनाइट की रॉड, दिस वन इज। एक सेकंड मैंने फिर से ले ली, एक ले ली कांच की रॉड, इनमें से, इसमें से एक एबोनाइट की रॉड ली मैंने ये, और इसमें से एक कांच की रॉड ली मैंने रगड़ने के बाद। ये एबोनाइट की जो रॉड मैंने ली है ये, और ये जो मैंने कांच की रॉड ली है, मुझे इसमें कुछ चेंज देखने को मिला कि ये वाली रॉड इसकी तरफ आने लगी और ये वाली रॉड इसकी तरफ आने लगी, अर्थात ये रॉड एक दूसरे के पास जाने लगी, ये और ये वाली रॉड इसके पास आने लगी। इसका मतलब ये रॉड यहां से विस्थापित होकर यहां चली गई और ये वाली रॉड विस्थापित होकर यहां चली गई। तो मुझे एक बात पता लगी, क्या पता लगा कि एक्सपेरिमेंट के बाद यह पता लगा कि इस रॉड पर एक कोई दूसरा आवेश आया और इस रॉड पर कोई दूसरा आवेश आया, और बाय एक्सपेरिमेंट पता लगा कि कांच की जो रॉड थी वो धनावेशित हुई, कांच की रॉड कैसी हुई, धनावेशित, और एबोनाइट की रॉड कैसी हो गई मेरी, ऋणावेशित, जो एक दूसरे को क्या करने लगी, अपनी ओर आकर्षित करने लगी। आगे बात करते हैं, क्या जब वो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगे तो ये श्योर हो गया, ये निश्चित हो गया कि आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। आवेश मेरा दो प्रकार का हो गया, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इन दोनों रॉडों ने यह बता दिया, इन दोनों एक्सपेरिमेंट ने हमको यह बताया कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। आवेश मैंने बताया दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश, ऋणावेश, ऋणावेश और धनावेश। अभी हम कैसे याद रखेंगे कि कांच की रॉड धनावेशित हुई थी और एबोनाइट की रॉड ऋणावेशित हुई, उसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, हम उस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है एबोनाइट, एबोनाइट को हमने रगड़ा था कैट फर, बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल या ऊन बोल सकता हूं मैं, खाल या ऊन, ऊन से जब मैंने इसको रगड़ा और रगड़ने के बाद मुझे क्या पता लगा कि एबोनाइट का मतलब आपको पता है एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट में आ रहा है ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋणावेश।
कैसा होता है इलेक्ट्रॉन? ऋणावेशित होता है। इसका मतलब हम याद रख सकते हैं कि जिस पर ऋणावेश है, जिस पर ई है, वो है एबोनाइट। इस और दूसरी रॉड बची आपकी कांच की, इसका मतलब कांच वाली रॉड कैसी बची फिर मेरी? अब धनावेशित। तो कांच वाली रॉड धनावेशित। अब इसका जस्ट अपोजिट ये इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब एबोनाइट, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये वाली जो रॉड थी हमारी एबोनाइट की ऋणात्मक हुई होगी, और बिल्ली इसका की खाल जो दिखाई दे रही है ऊन, वो धनात्मक हुई होगी। जब मेरी कांच, जब एबोनाइट की रॉड ऋणात्मक हुई है, तब कांच की रॉड मेरी धनात्मक होगी। और जिसके साथ मैंने इसको रगड़ की था वो था रेशम, और रेशम ऋणात्मक हुआ होगा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक हो गई कि एबोनाइट रॉड ऋणात्मक होती है और कांच वाली जो रॉड होगी वो धनात्मक होगी। अब हमने आवेश के बारे में बताया। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और ऋणावेश। आवेश के बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं कि आवेश को हम इसको विद्युतीकरण कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे करेंगे। मैंने अभी बताया जहां आवेश होगा वहां हम विद्युत की बात करेंगे। जब हम विद्युत की बात करेंगे तो उसके इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करेंगे, अर्थात विद्युतीकरण के बारे में बात करेंगे। अब विद्युतीकरण कैसे होगा? विद्युतीकरण, विद्युतीकरण का मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन, यह तीन तरीके से हो सकता है। पहले स्पर्श करके, स्पर्श करके, बाई कांटेक्ट जिसको बोल सकते हो आप, कांटेक्ट में लाके, कांटेक्ट से। अगला है हमारा प्रेरण के द्वारा भी हम विद्युतीकरण कर सकते हैं, प्रेरण के द्वारा, जिसको हम इंडक्शन यूज कर सकते हैं, बट इंग्लिश में इंडक्शन बोलते हैं। तीसरा है हमारा रगड़ कर, रगड़ कर, जिसको वर्ड यूज करते हैं रबिंग। हम बात करते हैं स्पर्श के द्वारा। ये क्या हुआ? जब किसी आवेशित वस्तु को हम अनावेशित वस्तु के साथ ले आते हैं जिस पे कोई आवेश नहीं है, जब हम उसके संपर्क में लेके जाएंगे एक आवेशित वस्तु जिस पर हमारा धनावेश था, और जब इसके बराबर में कोई वस्तु के बराबर में लेके गए, कांटेक्ट में लेके गए, इससे टच किया, जब ऐसे ही जब मैं इसको टच करूंगा तो इस पे से कुछ आवेश इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। हम इससे ये कह सकते हैं कि विद्युतीकरण हमारा या हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो स्पर्श के द्वारा पॉसिबल है, संभव है। दूसरी बात करते हैं प्रेरण के द्वारा। बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं प्रेरण क्या है, बहुत मजा आएगा। इंडक्शन इस प्रेरण के द्वारा कैसे होता है? प्रेरण के द्वारा कैसे होगा? सिंपल एक तरीके से बताता हूं मैं आपको प्रेरण के द्वारा। एग्जांपल देता हूं। एक क्लास है, एक क्लास में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, और 4 बच्चे आफ्टर 12 12वीं के बाद वो एडमिशन लेते हैं किसी 4 साल की डिग्री में। जब वो 4 साल की डिग्री में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में उसने एडमिशन लिया 4 साल की डिग्री में आफ्टर 12th। इन 4 बच्चों में से एक बच्चे 12th में 90% लाया, दूसरा 92% लाया, अगला 94% लाया, और ये जो बच्चा था मेरा केवल 50% लेके आया। इसके पेरेंट्स ने, इसके घर वालों ने ये निश्चित किया या निश्चय किया कि मेरा बच्चा भी इनके साथ रहेगा, एक ही कमरे में रहेगा। रखा उसने कमरे में। देखो क्या मिलते हैं, जब उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसका पहला साल जब हुआ, तो इन बच्चों का, इस बच्चे का जो परसेंटेज आया वो 85% आया फर्स्ट ईयर में, इसका 92 या 90% आया, और इसका 89%। जब उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो इस बच्चे का 85%, सेकेंड ईयर में 90%, थर्ड वाले का 89%, फोर्थ वाले का 65% आया। अब सेकेंड ईयर होता है उस बच्चे का, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ये आता है। सेकेंड ईयर में फिर क्या होता है, इस बच्चे ने 92% मार्क्स लेके आया, और ये बच्चा हमारा 90% मार्क्स लेके आया, और ये बच्चा हमारा 91% लेके आया, और ये बच्चा 76% मार्क्स लेके आता है सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर के एग्जाम होते हैं, और जब थर्ड ईयर का एग्जाम होते हैं, थर्ड ईयर के एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है वो 88% लेके आता है, ये 90% लेके आता है, या 92% लेके आता है, ये 93% लेके आता है, ये 84% लेके आता है ये बच्चा।
अगला बच्चा उसी नेक्स्ट ईयर में जब चौथा साल उसका हो जाता है, फोर्थ ईयर में, और फोर्थ ईयर में जब देखते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, इसने 92%, ये 90% और ये 92% और ये 91% लेके आता है। तो ऐसा क्या हुआ इस फोर्थ ईयर में लगातार इन चारों सालों में कि ये बच्चा बढ़ता ही चला गया? अरे इन बच्चों ने इसको कोई ऐसा मंत्र दे दिया, या उस बच्चों को, इन तीनों ने इसको ऐसी कोई दवाई दे दी जिसके बाद ये बच्चा इन जैसे ही रिजल्ट देने लगा। क्या था? ये है प्रेरण। इन बच्चों, इस तीनों के तीनों बच्चों से, ये तीन जो बच्चे थे इनसे प्रेरित होकर ये बच्चा भी उतने ही मार्क्स उसी कैटेगरी में जाके स्टैंड कर गया, उसी कैटेगरी में पहुंच गया। इसको बोलते हैं प्रेरण। जब हम एक वस्तु को, जब हम किसी चार्ज वस्तु को, आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु, जैसे हम बात करते हैं कि अगर ये धन आवेशित है, इसके बराबर में किसी अन्य वस्तु को लाए, स्पर्श नहीं कराए, बराबर में लेके आए, तो जब ये आवेशित होगा तो आपको पता है कि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन कुल मिलाकर ये वस्तु उदासीन है। जब उदासीन है, ये वस्तु उदासीन है, लेकिन जब इसको इसके बराबर में लेके आए तो इसके विपरीत आवेश को वो अपनी ओर खींच लेगी। जो आवेश होंगे विपरीत, वो खींचना शुरू कर देगी, खींचना शुरू कर देगी। तो ये बराबर एवं विपरीत, बराबर एवं विपरीत आवेश आ जाएगा इस पर। इसे कहेंगे प्रेरण। हमने एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ में आया होगा प्रेरण क्या है। तीसरा टॉपिक था रगड़ कर, रविंग करके, कि हम उसको रगड़ कर कैसे हम उस आवेश को, चार्ज को ट्रांसफर या स्थानांतरित कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने कि अपना सर से एक कांच की रॉड को रगड़ा, बालों से रगड़ा, जो मेरे बाल सूखे बाल थे, तब इस मैंने कांच की छड़ पर देखा, ये धनावेशित हो गई, और जो सूखे बाल जो थे वो धनावेशित हो गए, और ये जो रॉड थी वो ऋणावेशित हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता आ गई। आगे बात करता हूं मैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो रगड़ने के बाद में, और हमें ये रिजल्ट देखने को मिले। मैंने एबोनाइट की रॉड देखने को बताया था, कांच वाले रॉड को बताया था। एक तीसरा हम बात करते हैं कि हमारा कंघा या कंघी को बालों से रगड़ते हैं, तो हम याद कैसे करेंगे कि धनावेशित कौन हुआ? मैं लिख देता हूं, धनावेशित और ऋणावेशित कौन हुआ। धनावेशित में यहां लिख देता हूं और ऋणावेशित में यहां लिख देता हूं। ये धनावेशित मेरा हुआ कांच, जब किससे रगड़ा गया था? रेशम से। और आपने देखा कि जो एबोनाइट की रॉड थी, एबोनाइट जिसको मैंने एक तरह का रबड़ बताया, वो पदार्थ बताया, इसको हमने किससे रगड़ा था? फर से, बिल्ली की खाल या ऊन मान लो। सूखे बालों को मैंने रगड़ा, सूखे बाल के साथ में मैंने कंघा, 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 ये जिसको बोल देंगे हम प्लास्टिक का कंघा। ये आप नोट कर सकते हैं, तीनों की तीनों याद रखने के लिए। ई फॉर इलेक्ट्रॉन मैंने एबोनाइट बताया, तब ये इसका मतलब ई इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश ऋणावेशित होता है तब ये पॉजिटिव होगा, और जब ये रेशम, जब कांच हमारा धनावेशित होगा तो नेगेटिव होगा। इस तरह से हमने आवेश का आज प्रोडक्शन बताया कि आवेश हमारा कैसे पैदा होता है। क्या हमें अभी हमने बात की कि आवेश कैसे पैदा होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। हम आवेश के बारे में आगे और जानते हैं कि आवेश के लिए हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल लेटर अंग्रेजी का हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इन ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, लेकिन इन सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है, या इसको बोल देते हैं हम ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब इन सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और इसको हम बोल देते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब आवेश।
अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी मात्रा, अमाउंट जानेंगे। मात्रा माइनस का 1.6 गुणा 10 का घात माइनस के 19 कूलम। और इसी तरह से हम प्रोटॉन की बात करें, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होगा, प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होगी, अमाउंट होगा प्लस 1/1.6 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ये हमारा होता है आवेश। एक कूलाम बराबर, हम एक और एक्स्ट्रा जानेंगे थोड़ा सा, और एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ किसका? चार्ज का। ESU होता है, स्टैट कूलाम होता है, एक कूलाम के बराबर। तो हम इसके बाद ये जानेंगे राशि कैसी है। आवेश अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। इसको हम अलजेब्रिक मेथड से, बीजगणितीय मेथड से जोड़ और घटा सकते हैं। आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसको हम अलजेब्रिक बीजगणितीय मेथड से जोड़ कर सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे 4 में 6 जोड़ा तो 10 आया, इसी से 4 इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो 9 आएगा, 6 में 4 जोड़ा तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 आवेश आएगा। तो हमने आज आवेश के बारे में जाना कि आवेश कैसे पैदा होता है, आवेश होता क्या है, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसके मात्रक क्या हैं। मैंने एसआई पद्धति में मात्रक बताए, सीजीएस पद्धति में मात्रक बताए, इसका मान भी बताया कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 के मान 19 कूलाम। और प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 या 1.6 गुणा 10 के घात -19 कूलाम। और इस कूलाम के लिए हम प्रदर्शित करते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। और एक उसके बाद मैंने बोला कि आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसके साथ में विमा भी हम जान लेते हैं कि आवेश की विमा क्या है। विमा के बारे में लिख देते हैं, इसकी विमा होगी ए और टी। इसके बारे में और आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कि ये क्या होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटीकरण सिद्धांत या क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पढ़ाऊंगा कि वो है क्या। उसके बाद हमारे जो न्यूमेरिकल आएंगे, उस जो क्वांटीकरण पर जो न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं। थैंक यू।